गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अनुज शर्मा। आज अपन बात करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में। इसको स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ भी कहते हैं। और जैसे कि अपन बात कर रहे हैं कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता क्या। कोई भी पिंड यदि एब्सोल्यूट जीरो में ना हो तो वह हीट रेडिएट करता है। जैसे कि ये एक कॉमन सा मिसकंसेप्शन है कि जो गर्म से ठंडे की हो रही उष्मा का स्थानांतरण होता है। माना कि कोई पिंड है जो गर्म है, ये गर्म पिंड है, और इसके पास में कोई एक ठंडा पिंड है, तो अपन ये मानते हैं कि जो हीट का ट्रांसफर होता है, उष्मा एनर्जी का ट्रांसफर होता है, वो गर्म से ठंडे की ओर होता है। लेकिन परिभाषा ये कहती है जो यदि कोई पिंड एब्सोल्यूट जीरो में ना हो तो वह भी हीट रेडिएट करता है। तो मतलब जो ठंडा है वो भी हीट रेडिएट करेगा, लेकिन उसमें हीट रेडिएशन की जो नेट हीट रेडिएशन होगा वो गर्म से ठंडे की तरफ ज़्यादा होगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो नेट हीट रेडिएशन है वो गर्म से ठंडे की तरफ ज़्यादा होगा। माना कि ये कोई पिंड है जो हीट रेडिएट कर रहा है, बाहर की तरफ हीट रेडिएशन हो रहा है। अब जब ये हीट रेडिएट करता है तो बाहर की तरफ हीट रेडिएशन करने की इसकी जो दर है समय के सापेक्ष, वो इसके जो सरफेस एरिया है उसके इक्वल होती है। जैसे dq/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, और ये उस पर भी डिपेंड करती है इसके टेम्परेचर। जितना इसका टेम्परेचर होगा उसकी पावर 4 के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। तो dq/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि dq/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक t की पावर 4। अब जब अपन dq/dt को ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तब dq/dt इक्वल्स टू सिग्मा a t की पावर 4। यहाँ जो सिग्मा है, इस सिग्मा को कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं dq/dt को अपन E के रूप में लिखा। E क्या है? एनर्जी रेडिएंट पर सेकंड इक्वल्स टू सिग्मा a t की पावर 4 फॉर अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अब बात करते हैं ब्लैक बॉडी क्या होता है। ब्लैक बॉडी उसे कहते हैं ऐसा कोई पिंड जिसके ऊपर कोई भी रेडिएशन आती है, वो सभी प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। E इक्वल्स टू सिग्मा a t की पावर 4 फॉर ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के बारे में जैसे कि मैंने बताया अभी, जो जितनी भी रेडिएशन इसके ऊपर पड़ेगा, विकिरण जो भी पड़ेगा, ये पूरे को अब्जॉर्ब कर लेगा। और किरचॉफ का लॉ ये कहता है कि कोई भी पिंड पर अगर जितना अच्छा वो अवशोषक होगा उतना ही अच्छा वह उत्सर्जक भी होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को इसको कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसे कहा जाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब बात करें फॉर एनी सब्सटेंस, उसके लिए E की वैल्यू होती है E इक्वल्स टू E स्मॉल e सिग्मा a t की पावर 4। यहाँ पर जो E आया है, E को कहते हैं इमिसिविटी की वैल्यू होती है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बीच। और अपन यूं कह सकते हैं कि जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसलिए ये फॉर्मूला ब्लैक बॉडी के लिए यूज होता है। जैसे कि माना कि ये कोई ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है। अब इसके ब्लैक बॉडी के सराउंड्स में भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो ये सराउंडिंग्स आपने बनाया और उसका टेम्परेचर माना Ts। अब जब ये इसका टेम्परेचर T है तो इसका जो बाहर की तरफ निकलने वाली एनर्जी है वो E0 को माना, EO यानी एनर्जी आउटसाइड। अब कुछ जो बाहर का जो सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग से कुछ टेम्परेचर वो अंदर की तरफ ही जाएगा,
अंदर की तरफ जाता है तो अपन ने माना EI। तो नेट एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो नेट एनर्जी फ्लो इक्वल्स टू हो जाएगा E0 इक्वल्स टू, तो सही फॉर्मूले में अपन ने आया E इक्वल्स टू सिग्मा AT की पावर 4। तो इसी तरह E0 EO इक्वल्स टू सिग्मा AT की पावर 4। अब इनसाइड E इनसाइड इक्वल्स टू सिग्मा ATS की पावर 4। तो नेट फ्लो एनर्जी की बात करते हैं तो E इक्वल्स टू EO माइनस EI। अब इसको सोल्व करते हैं। E इक्वल्स टू सिग्मा A कोष्टक T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। यहाँ T की पावर 4 ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है और TS की पावर 4 बाहर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर है। अब बात करते हैं सिग्मा की। सिग्मा इक्वल्स टू E अपॉन A कोष्टक T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। E की वैल्यू देखते हैं। E इक्वल्स टू VI इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रखेंगे तो सिग्मा इक्वल्स टू VI अपॉन A कोष्टक T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। जो है सिग्मा को कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसकी वैल्यू होती है 5.672 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर केल्विन। इसको अपन वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4 भी कह सकते हैं। स्टीफन कांस्टेंट की जो ये वैल्यू आई है 5.672 इंटू 10⁻⁻8, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। इसको अब अपन प्रैक्टिकली प्रूव करने वाले हैं। माई सेल्फ जया राठौर। सिग्मा का मान हमने जो थ्योरेटिकल प्रूव किया है, आइए उसे देखते हैं एपरेटस की सहायता से प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, ये हमारा एपरेटस है। इसमें वोल्ट मीटर लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है। यहाँ चकती है जिसके बीच में तांबे के तार की कुंडली बनी हुई है जो धारा देने पर गर्म होती है। टेम्परेचर नोट करने के लिए हमने यहाँ इक्वली 3 थर्मामीटर लगाए हैं जो इस प्लेट जो ये चकती है उसमें फैलने वाले टेम्परेचर को नोट करती है। इस एपरेटस में ये जो चकती है वो ब्लैक बॉडी का काम कर रही है। देखते हैं ब्लैक बॉडी क्या होती है। ब्लैक बॉडी शब्द उत्पन्न होती है कोई घटना जिसमें दृश्य प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके कारण वो सतह काली दिखाई देती है। 1860 में किरचॉफ ने ब्लैक बॉडी वर्ड को दिया। ब्लैक बॉडी समझते हैं। आइए हम एक गोला लेते हैं जो अंदर से पूरी तरह से काले रंग से रंगा हुआ है। उसमें एक छेद किया जाता है। उस छेद में से कोई विकिरण अंदर प्रवेश करती है किंतु वो बाहर नहीं निकल पाती। वो विकिरण अंदर टकराते हुए ऑब्जर्व हो जाती है सतह से। ब्लैक बॉडी को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम लालटेन का उदाहरण ले सकते हैं। लालटेन की जो सतह होती है उस पे जो काली परत बनती है वो ब्लैक बॉडी का एक अच्छा स्रोत हो सकती है। इस एपरेटस के सराउंडिंग्स जो रूम टेम्परेचर है हम उसे भी नोट कर लेते हैं। समय के साथ हम देखते हैं कि तीनों थर्मामीटर का जो तापमान है वो कांस्टेंट होने लग जाता है। तात्पर्य है कि जो तांबे की कुंडली है वो एक निश्चित समय तक गर्म होती है, उसके बाद वो अपने उच्चतम तापमान तक गर्म हो जाती है। इस वजह से थर्मामीटर में तापमान कांस्टेंट होने लग जाता है। उस तापमान को हम नोट करते हैं और तीनों थर्मामीटर का औसत तापमान हम ज्ञात करते हैं। पहली रीडिंग के बाद हम इस अमीटर को पुनः सेट करते हैं। मैंने इसे 0.4 पर सेट किया है, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर में 28 वोल्ट सेट हो जाता है। अगेन हम समय के साथ तापमान कांस्टेंट होने तक वेट करेंगे और उन मानों को औसत लेकर एक तापमान निकालेंगे। माई सेल्फ कुसुम गुलिया। अब तक हम देख चुके हैं जो ये हमारा एपरेटस है वो किस तरह कार्य करते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं इसकी गणना पर। सबसे पहले हम इसकी लिस्ट वैल्यू पर चर्चा करते हैं। तो जो हमारा एमीटर है उसमें इसकी जो परास है वो 0 से लेकर 1 तक है।
तो इसकी लिस्ट वैल्यू के लिए हम देखते हैं कि जो एमीटर है इसमें इसकी परास है 0 से 1 तक, और इस परास के बीच में कुल खानों की संख्या हम गिनते हैं तो 50 प्राप्त होती है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं 1/50, जिससे हमें इसकी लिस्ट वैल्यू प्राप्त होती है 0.02। अब हम इसकी रीडिंग नोट करने के लिए देखते हैं। ये जो नोब है ये 0.2 पे है, इसको हम गिनते हैं। अब हम इन खानों की संख्या गिनेंगे तो हमें इनके खानों की संख्या प्राप्त होती है 10। तो हम 10 को इसकी लिस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमको एमीटर का मान प्राप्त होगा 0.2। इसी प्रकार हम वोल्ट मीटर में भी लिस्ट वैल्यू का मान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ वोल्ट मीटर की परास 100 है और इसमें इसके बीच के खानों की संख्या 50 है, जिससे हमें इसकी लिस्ट वैल्यू 2 मिलती है, तथा जो हमने रीडिंग आई है वो 7 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 14 वोल्ट प्राप्त होते हैं। तो अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल पे आते हैं। तो जैसे कि हमने रीडिंग नोट की थी, जिसमें हमारे पास आई की वैल्यू आई 0.2 और 0.4 और V की वैल्यू आई 14 वोल्टेज और 28 वोल्टेज। हाँ, तो गणना के लिए सबसे पहले हम सूत्र को देखते हैं, जहाँ पर V, I, A और T ये 4 टर्म है। इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो हमारे पास I की वैल्यू है 0.2, 0.4 और V की वैल्यू है 14 और 28। अब हम आगे देखते हैं टेम्परेचर। जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो हमारा 300 केल्विन है, और तो इसे यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस था उसे हम केल्विन में चेंज किया है, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से जोड़ना पड़ता है। अब जो हमारे पास T1, T2 और T3 है, ये तीनों थर्मामीटर के टेम्परेचर जो इस प्रकार दिए हुए हैं। इन तीनों का एवरेज ये है और इन तीनों का एवरेज हमें ये प्राप्त होता है। चक्ति का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाया स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें हम आर की वैल्यू निकालेंगे, वो हम नाप के निकालेंगे। उसकी जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तथा इसको इसमें रखेंगे, जिससे हमें ए ये प्राप्त होगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट रीडिंग थी उसकी वैल्यू आई, बी की वैल्यू ये, जो एरिया है उसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, और जो टेम्परेचर है इनकी वैल्यू यहाँ रखते हैं। इनको सोल्व करने पर हमारे पास ये प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम सेकंड रीडिंग की भी गणना करते हैं, जिससे हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है, और तथा ये और ये इन दोनों का एवरेज हमें ये प्राप्त होता है। हमें जो अंत में जो हमें ये वैल्यू मिलती है वो हमारे स्टीफन कांस्टेंट के लगभग बराबर या आसपास प्राप्त होती है। एक्सपेरिमेंट करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जो इस प्रकार है। इस एक्सपेरिमेंट को करते समय हमें थर्मामीटर को नहीं हिलाना चाहिए, अन्यथा इसके ताप में अंतर आ सकता है। करते समय जो हमारा एमीटर है उसके मान में हल्का सा फ्रिक्शन आ जाता है, अतः हमें इसको वापस घुमाते हुए अपने पुणे वाले जो हमारी रीडिंग है उस पर सेट कर देनी चाहिए। चक्ति का पृष्ठ काला होना चाहिए ताकि जो विकिरण है उसका परावर्तन ना हो।